बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम टू द कोर्स बेसिक कोर्स ऑफ डायबिटीज़ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। मैं आप लोगों से पहले 2 लेक्चर ले चुका हूँ। उसमें मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बात की थी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। उसमें मैंने बताया था कि 2 तरह की हैं, एक है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, एक है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट के अंदर बहुत आसान बताया था कि 2 ही वजूहात हैं, या तो शुगर बढ़ जाए या शुगर गिर जाए, तो ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। अगर शुगर गिर जाती है तो चाहे वो किसी भी किस्म की डायबिटीज़ हो, टाइप 1, टाइप 2, जीडीएम, वो जनाब आली हाइपोग्लाइसीमिया ही कहलाएगा, और ये सबसे कॉमन तरीन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। और अगर शुगर बढ़ जाएगी तो अगर टाइप 1 होगा तो DKA हो जाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और अगर टाइप 2 होगा तो HHS, हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो जाएगी। ये वाली बात हम तकरीबन कर चुके हैं। डायबिटीज़ के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मैंने पहले भी आपको बहुत डिटेल बताया था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो ब्लड वेजल्स का होता है। डायबिटीज़ इनको ख़राब कर देती है, इनको डैमेज कर देती है। अगर वो बड़ी वेजल को डैमेज कर दे तो वो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं, और अगर वो छोटी वेजल्स को डैमेज कर दें, जो बारीक बारीक बिल्कुल होती हैं, तो वो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन डायबिटीज़ ज़्यादातर बिल्कुल छोटी रगों को शदीद मुतासर करती हैं, और आम दिनों में हमें वो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसीलिए आज का टॉपिक हमारा माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है कि जनाब माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, इनको कैसे जांचा जाए, स्क्रीन किया जाए, और इनिशियल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे इनको मैनेज किया जाए। मैं बिल्कुल बेसिक बातें लेके चलूंगा, लेकिन अगर आप अल्लाह करे ये सुने और इस पे अमल करेंगे तो आपके लिए अपने पेशेंट्स को क्लिनिक पे देखना, मैनेज करना और सही तरीके से कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना बहुत आसान हो जाएगा। चले चलते हैं। व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के लेक्चर के अख्ताम पे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या क्या है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज का, और जनाब आली इनकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। जैसे लेक्चर में भी बताया था कि डायबिटीज अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम बालों से, फ्रॉम हेयर टू द टो नेल, पांव के नाखून तक को असर करती है। और अगेन जल्दी से ये वाली फिगर हमेशा जहन में रहने के लिए कि जनाब आली कि आप अगर देखें तो जो ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें मैक्रोवैस्कुलर सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ जो कि सर को मुतासर करती है, स्ट्रोक कर सकती है, हेमरेज कर सकती है, 2 to 3% इंक्रीज रिस्क है स्ट्रोक का और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, ये तो मैक्रोवैस्कुलर। और उसके साथ साथ फुट प्रॉब्लम्स, पाँव की बड़ी रगों को मुतासर कर सकती है, उसमें तकरीबन 15% से ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं और फिर वो फुट अल्सर वगैरह डेवलप कर जाते हैं और एम्पुटेशन की तरफ, पाँव कटने की नौबत तक आ जाती है। जब मैं बात करूं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, तो उसमें न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी दुनिया भर के अंदर ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी दुनिया भर के अंदर डायलिसिस की सबसे बड़ी वजह, रीनल रिप्लेसमेंट की सबसे बड़ी वजह डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और पाँव कटने की जो सबसे बड़ी वजह है आफ्टर, एक तो बड़ी वजह कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया वो, उसके बाद नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन जो है, नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन यानी कि कोई ट्रॉमा नहीं हुआ और तब भी पाँव काटने की नौबत आ गई, वो सबसे बड़ी वजह डायबिटिक न्यूरोपैथी है। और इसके साथ साथ एक बहुत कॉमन जो कम एड्रेस की जाती है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं। यहाँ तो लिखा है कि इट अफेक्ट अप टू 50%। आप यकीन करें प्रैक्टिस के अंदर आपको 90% लोग इस प्रॉब्लम के साथ आ रहे होंगे जिनकी शुगर ख़राब होगी, काफ़ी अर्से तक ख़राब रह रही होगी, और उनकी उम्र अगर 50 साल से ऊपर है तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आपके क्लिनिक्स में आएंगे।
दोबारा आते हैं वो 3 कॉमन तरीन कॉम्प्लिकेशंस जो कि कॉम्प्लिकेशंस कहलाती हैं, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। मैं एक एक करके लेके चलता हूं इनको कि कैसे इसको स्क्रीन करेंगे और क्या इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यही आज का टॉपिक है। 3 कॉम्प्लिकेशंस माइक्रोवैस्कुलर जो कि छोटी वेजल्स की वजह से आपको मिलती हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। ठीक है जी, नेफ्रोपैथी पे आ जाते हैं। अगर बात शुरू कर रहे हैं नेफ्रोपैथी के लिहाज से, पहली बात तो ये कि नेफ्रोपैथी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, स्क्रीन कब करें? हर साल की जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 तरह की डायबिटीज है, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। तो टाइप 2 1 2 के अंदर तो जब भी पेशेंट क्लिनिक पे आ जाए आप उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर पहले एक फेज है बहुत बड़ा जिसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मरीज आपके पास क्लिनिक पे आ रहा है जिसको आज डायबिटीज है, वो 5 साल प्री डायबिटीज से गुजरता हुआ आया है और प्री डायबिटीज के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो चुकी होती हैं। तो अब क्या करेंगे जनाब? कम से कम एक काम करेंगे, यूरिनरी एल्बुमिन क्रेटिन रेशो, कि आप यूरिन सैंपल लेंगे, स्पॉट सैंपल लेंगे और उसमें एल्बुमिन कितना आ रहा है और क्रेटिन रेशो निकाल लेंगे। या फिर 24 आवर यूरिन एल्बुमिन एक्सक्रीशन रेट, इसमें आप 24 घंटे का पेशाब जमा करेंगे और फिर यूरिन एल्बुमिन एक्सक्रीशन रेट निकाल लेंगे। अर्ली मॉर्निंग एल्बुमिन कंसंट्रेशन, स्पॉट सैंपल, इसमें फास्टिंग इंपॉर्टेंट है कि आप जो सबसे पहले आपका यूरिन हो उसमें आपकी कितनी एल्बुमिन आ रही है वो आप निकाल के देख लेंगे, ये भी स्पॉट सैंपल है। डिप स्टिक कर सकते हैं फॉर माइक्रो एल्बुमिनूरिया, आजकल बड़ा कॉमन है। आपको पहले पता होगा कि जो यूरिन लिया जाता था उसमें एक स्टिप डाल दी जाती थी, अगर उसमें प्रोटीन्स आ रहे हैं तो वो स्टिप बता देगी। अगर कोई भी टेस्ट इनमें से पॉजिटिव आ जाता है तो मस्ट बी रिपीटेड और 2 महीने के 3 महीने के गैप से आप टेस्ट करा लीजिएगा। Microalbuminuria with incipient nephropathy is diagnosed if 2 or more of the tests, अगर आप 2 दफा टेस्ट अगर रेंज से ऊपर आ जाएंगे तो जनाब आली आप नेफ्रोपैथी को डायग्नोज कर पाएंगे। माइक्रोएल्बुमिनुरिया अगर हो गया किसी के अगर प्रोटीन्स आना शुरू हो गए या माइक्रोएल्बुमिन आना शुरू हो गए यूरिन के अंदर, इसका मतलब ये है कि उसके अब नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए। नेफ्रोपैथी नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए। नेफ्रॉन्स डैमेज होने का मतलब ये है कि उसकी जो छलनी है जनाब आली वो काफ़ी बढ़ गई है। अब छलनी बढ़ने की वजह से प्रोटीन स्प्लिट होकर गिर रहे हैं, तो ये जनाब आली इंक्रीज रिस्क फॉर ओवर्ट नेफ्रोपैथी कर देगी, कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी को बढ़ा देगी, साथ साथ रेटिनोपैथी को बढ़ा देगी और ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये माइक्रोवैस्क अगर किसी के भी प्रोटीन, तो ये एक इंडिकेशंस हैं कि तमाम दूसरी जो वैस्कुलर डिजीजेस हैं उनकी स्क्रीनिंग कर ली जाए और अभी से एग्रेसिवली काम किया जाए ताकि आप और दूसरी बीमारियों और दूसरी कॉम्प्लिकेशन को होने से बचा सकें, खासकर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स को। तो जनाब अली क्या करेंगे? स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा? नॉर्मल अगर लेस देन 30 24 यूरिन कलेक्शन किया आपने और उसमें लेस देन 30 मिलीग्राम पर 24 आ रही है तो ये नॉर्मल है। अगर आपने स्पॉट कलेक्शन किया उसके अंदर भी लेस देन 30 आना चाहिए मिलीग्राम पर क्रेटिन के लिहाज से, अगर आप कंपेयर करें। अगर 30 से लेकर 299 आ जाता है 24 आवर के अंदर कलेक्शन आ जाता है तो ये माइक्रोएल्बुमिनुरिया, और अगर 300 से ऊपर चला गया, प्रोटीन 300 से ऊपर आना शुरू हो गया तो ये ओवर्ट एल्बुमिनुरिया कहलाएगा। और यही बड़ा एक इश्यू है कि अगर ये आना शुरू हो गया इसका मतलब है कि आपका पेशेंट अब माइक्रोएल्बुमिन नहीं है, अब तो डायरेक्ट प्रोटीन के अंदर। ठीक है जी, तो जिस तरह वही वाली बात के 3 तरीके कार हैं कि या तो आप एल्बुमिन क्रेटिन रेशो देख लें एक स्पॉट सिलेक्शन के अंदर जो पहली स्लाइड के अंदर है, स्पॉट कलेक्शन मिलीग्राम पर मिलीग्राम क्रेटिन, इसमें आप 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एल्बुमिन को और क्रेटिन को। या फिर आप दूसरा जो है 24 आवर कलेक्शन कर लें विद क्रेटिन अलोइंग द साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ क्रेटिन क्लियरेंस देख लें साथ साथ आप। और तीसरी बात जो है, ये जो आसान तरीका है 24 घंटे वाला, ये बड़ा फेमस है और बड़ा लोग इसको प्रेफर करते हैं करने के लिहाज से कि जनाब आप 24 घंटे का यूरिन जमा कर लीजिए। तीसरा ये है कि जनाब आप ओवरनाइट कलेक्शन कर लें, मतलब एक है ना कि 24 घंटे मुश्किल हो रहा है तो आप सारी रात का कलेक्शन कर लें और सारी रात कलेक्शन करके फिर जो अर्ली मॉर्निंग आप चेक करके देखें कि इसमें क्या आ रहा है।
तो जो फर्स्ट मेथड है ना, जो स्पॉट कलेक्शन है एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो का, वो एक ईजिएस्ट है, क्योंकि वो उसके लिए कोई नॉर्मल बस जो पेशेंट आ रहा है आपने ये स्पॉट कहलाता है। और वो वाला जो है, जो आप टाइम कलेक्शन है, वो आपको एक अर्ली मॉर्निंग का चाहिए होगा, कम से कम 4 घंटे का यूरिन जमा हुआ हो, तो वो आप करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। अगर 30 मिलीग्राम से ऊपर एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट होना शुरू हो गया 24 घंटे के अंदर, तो हम कह देंगे जनाब आली माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया हो गया है। और अगर ये 300 से ऊपर चला गया, 30 से ऊपर, 30 से लेकर 299 मिलीग्राम तक, ये माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया है। और अगर 300 से भी ऊपर चला गया है तो ये ओवर्ट एल्ब्यूमिनूरिया हो गया, जो कि आप बिल्कुल कंफर्म डायग्नोसिस हो जाएगी। कभी कभी एकदम से कोई शुगर बढ़ जाए, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, या कभी कभी एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाए, यूटीआई हो जाए, कोई हाइपरटेंशन हो जाए, इन कंडीशंस के अंदर भी एल्ब्यूमिनूरिया आना शुरू हो जाता है, जो कि हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। जब भी हम ये कहते हैं कि जनाब आली आप कम से कम 2 दफ़ा के डिफरेंस से कराएं, और एटलीस्ट 3 से 6 महीने अपार्ट, तब जाके आप इसको कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है जी, तो व्हेन टू स्क्रीन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया। टाइप 1 डायबिटीज़ है तो प्यूबर्टी जब शुरू हो उस वक्त कर लिया जाए, और या फिर 5 साल डिजीज़ के गुजर चुके हैं उस वक्त किया जाए, और फिर एनुअली किया जाए। टाइप 2 डायबिटीज़ है तो फ़ौरन, जिसे मैंने कहा कि टाइप 2 के अंदर चूँकि प्री डायबिटीज़ फेज़ भी होता है, तो आप 5 साल का इंतज़ार नहीं करेंगे, जैसा कि आप टाइप 1 में इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे आप फ़ौरन ही फ़ौरन टेस्ट करा लीजिएगा, और फिर उसके हर साल कराते रहिए। मैनेजमेंट क्या होगी? देखिए, इसकी आसान सी मैनेजमेंट है। वो लोग कहते हैं ना जनाब गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, अब कैसे इसको ठीक किया जाए? इसके अंदर 2 मेन बातें हैं। आपने प्रॉपर मेटिकुलस स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ शुगर लेवल्स, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, ये 2 चीज़ें करनी है, तब कहीं जाके आप इसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर जो एस हैं, जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, ये स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा, ये भी आप इसको रिवर्ट करने में हेल्प कर पाएगा इसको। इसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइटरी इंटेक ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि वैसे ही प्रोटीन लॉस हो रहा है, लेकिन इंटेक ऑफ प्रोटीन की क्वांटिटी है कि एक हद तक आप ले सकते हैं। तो और बेहतर ये, सबसे बेहतर ये है कि मैं गुजारिश ये करूँगा आप हजरात से कि एक दफ़ा आपने एल्ब्यूमिनूरिया डिटेक्ट कर लिया, तो बेहतर ये है कि फ़ौरन इसको नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया जाए, ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। ठीक है जी। तो अगर अब बात की जाए इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिहाज से, तो आप टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, टाइट ब्लड प्रेशर कंट्रोल, उसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, गुड ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करेंगे, डिसलिपिडीमिया को कंट्रोल करेंगे, रीनल फंक्शन को चेक करते रहेंगे, और स्मोकिंग सेसेशंस है, लो प्रोटीन डाइट है। लेकिन अगेन जो मैसेज होगा वो यही होगा कि जनाब आली क्या करें, पेशेंट को रेफ़र करें नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। अब आ जाए न्यूरोपैथी के ऊपर। अगर नेफ्रोपैथी के बाद न्यूरोपैथी, यकीनन कैसे चेक करेंगे, स्क्रीनिंग क्या करेंगे? इसके लिए 2 बहुत ही बुनियादी टेस्ट हैं। एक आप ट्यूनिंग फोक से देख सकते हैं वाइब्रेशन परसेप्शन को, दूसरा आप मोनोफिलामेंट से कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें, मोनोफिलामेंट से करना क्या है, आपने खाली देखना ये है कि पोजीशन सेंस, पेशेंट को जब आप मोनोफिलामेंट लगा रहे हैं, तो आप उसको पहले हाथ पे लगा के पूछ लें, भाई तुम्हें महसूस हो रहा है? उसने कहा महसूस हो रहा है। फिर आप इसी चीज़ को उसकी आँख बंद करा के पाँव के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगा के पूछें कि इसको ये महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा हो। 10 ग्राम मोनोफिलामेंट की खासियत ये है कि ये 10 ग्राम का प्रेशर एक्सर्ट करती है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल 10 ग्राम का प्रेशर फील कर सकता है। तो अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है और डायबिटीज़ में ये हिस्स खराब हो जाती है, तो वो ये 10 ग्राम का प्रेशर फील नहीं कर पाते। इसकी क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट वहीं रहेगी, मेटाबॉलिक कंट्रोल अच्छा हो, ब्लड प्रेशर अच्छा हो, शुगर कंट्रोल अच्छा हो, पेशेंट की एजुकेशन हो, लेकिन वो पेशेंट जिनके अंदर अब फुल ब्लोन डेवलप हो चुकी है। जिस तरह आपने नेफ्रोपैथी के अंदर आपने कोशिश की कि एस या एआरबी इनहिबिटर्स दिए जाएं ताकि वो रिवर्ट हो जाए, यहाँ पे न्यूरोपैथी के लिए आप अगर बहुत है तो एनाल्जेसिक्स, एंटी डिप्रेसेंट और कुछ एंटी कन्वर्जेंस इस्तेमाल की जाती हैं। इसका अलग से लेक्चर लेंगे कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि न्यूरोपैथी में देनी चाहिए। एक बिल्कुल अलग मॉड्यूल, अलग लेक्चर के अंदर आएगा। फॉलोअप क्या होगा? एनुअल फॉलोअप होना चाहिए। हर लिहाज से पेशेंट का सेंसरी, मोटर, रिफ्लेक्सेस चेक होने चाहिए, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स देखने चाहिए। कंप्लीट फुट एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें पल्सेस आप चेक करें, आप उसकी नर्व्स देखें कौन कौन सी, और बाकी इंस्पेक्शन करें कंप्लीट। आई डिजीज पे आ जाएं, डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर। कब आपने देखना है इसको स्क्रीन? यकीनन एनुअली करनी है, हर साल देखना है।
जो पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का है वो जब भी आपके क्लिनिक पे आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा, आपने तब उसकी स्क्रीनिंग करनी है। अगेन क्यों? चाहे न्यूली डायग्नोज है, आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि काफ़ी इम्कानात ये हैं कि इस पेशेंट को प्री डायबिटीज़ यानी कि 5 साल हो चुके हैं। मुमकिन है कि इसको बहुत पहले से इसकी अलामात चल रही हों, जिसका इसको पता ना हो। तो केयरफुल आई एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्लैरिटी ऑफ द लेंस और रेटिनल चेंजेस को नहीं देखना, बल्कि आपने पूरी डायलेट करके पीपल्स को देखना है। ठीक है ना? तो ये दोनों काम करने होंगे। अगेन अगर इसमें ज़रूरत पड़े तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये एक नॉर्मल आई के लिहाज से, फिर इसमें आप देखें, यहाँ मैं अगर दिखा सकूँ और हमारा कैमरा दिखा सके, कि ये आप देख सकते हैं कि न्यू वेजल्स फॉर्मेशन नज़र आ रही है, नई नई वेजल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, और यही कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के लिहाज से। यहाँ देखें, नॉन डायबिटिक रेटिना है। यहाँ की आप वेजल्स का देखिए, जो बारीकी देखें, कितनी नॉर्मल कैलिबर की वेजल्स है, बिल्कुल बारीक बारीक है। और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड रेटिनोपैथी है, ये सिर्फ आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, कोई स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे जिसको हम कहते हैं ना कि आप सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सीडेट्स जो हैं, तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आप देखें, ये कुछ लाल कलर के हैं, ये येलो कलर के हैं, तो एक इन्फेक्शन को ये कर रहा है, जो येलो येलोश नज़र आ रहे हैं, और ये है, और यहाँ पे बड़ा हेमरेज हो गया और नई वेजल फॉर्मेशन है। तो ये प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी फुल ब्लोन है। बाकी बैकग्राउंड रेटिनोपैथी, डायबिटिक मैक्युलोपैथी आप देख सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है रेटिनोपैथी के लिहाज से? शुगर लेवल का मुस्तकिल बढ़ा होना, एज का 40 साल से ज़्यादा, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ यूजली 5 साल से ऊपर, एल्बुमिनूरिया। इन पेशेंट में ज़्यादातर जब रेटिनोपैथी आती है तो हमारा फ़ौरन ध्यान जाता है कि हम किडनी को भी चेक करें, या हम किडनी को देख रहे होते हैं तो हमारा फ़ौरन ख्याल आता है कि हम आँखों को भी देखें कि यार अगर एक पेशेंट के अंदर रेटिनोपैथी डेवलप हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा इम्कानात ये भी हैं कि इस पेशेंट के अंदर नेफ्रोपैथी भी होगी। तो इन तमाम पेशेंट की आपने फ़ौरन स्क्रीनिंग करनी है। मॉनिटरिंग, इन पेशेंट्स को डिमिनिश विजुअल एक्यूटी अगर हो रही हो, ब्लड विजन आ रही हो, तो इनसे कहा जाता है कि फ़ौरन रिपोर्ट करें। अदरवाइज़ आप हर साल एनुअली इसका चेकअप करते रहेंगे। लेकिन इन पेशेंट्स को आप क्लोज़ मॉनिटरिंग करते हैं ताकि आप ब्लाइंडनेस को बचा सकें। हर साल एक्टिव हो, ये तमाम पेशेंट हर साल एनुअली चेकअप के लिए आएंगे। आँखों का इनका मुआयना हर साल होना चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि इनके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हो रही, जिसके चांसेस होते हैं। प्रिवेंशन क्या है? अगेन, चाहे वो नेफ्रोपैथी हो, चाहे वो न्यूरोपैथी हो, और चाहे वो रेटिनोपैथी हो, पहला पॉइंट प्रिवेंशन के लिहाज से एक ही रहेगा कि आप टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें ताकि यहाँ तक बात पहुँचे ही नहीं। दूसरी बात ये, जैसा मैंने कहा कि हर पेशेंट्स का जो टाइप 1 का हो या टाइप 2 हो, टाइप 1 5 साल के बाद और टाइप 2 फ़ौरन हर साल अपना मुआयना कराए, अपने टेस्ट कराए, चाहे वो रेटिनोपैथी के लिहाज से हो, चाहे वो नेफ्रोपैथी के लिहाज से हो, चाहे वो न्यूरोपैथी के लिहाज से हो, तो रेगुलर एग्जामिनेशन एनुअली होना चाहिए। और अगर आप देखें कि न्यू वेजल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है, तो इससे पहले कि वो वेजल आगे बढ़ जाए, लेजर फोटोकोगुलेशन कर दिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम है जिसमें फ़ायदा काफ़ी सामने आए। व्हेन टू रेफर कर ली, अगर आप समझते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव या प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है, मैकुलर एडिमा है, या कोई भी पेशेंट आ रहा है जिसको अनएक्सप्लेन रिडक्शन इन विजुअल एक्यूटी है, नज़र कमज़ोर हो रही है, तो बेहतर ये है कि इसको फ़ौरन और जल्द से जल्द रेफर कर दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन तीनों केस के अंदर, चाहे वो नेफ्रोपैथी हो, चाहे वो रेटिनोपैथी हो, चाहे न्यूरोपैथी हो, चूंकि ये लेक्चर्स हमने मॉड्यूल एक बेसिक प्राइमरी केयर क्लिनिक के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम उस फिजिशियन का, उस प्राइमरी केयर फिजिशियन का ये है कि वो अर्ली डायग्नोसिस बना ले। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस हो सकती है, प्रिवेंशन ऑफ रीनल फेलियर हो सकती है, और प्रिवेंशन ऑफ एम्पुटेशन हो सकती है। असल मकसद बताने का वो यही है कि इन चीज़ों को जल्दी रिकग्नाइज किया जाए, इन कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी पकड़ा जाए, होने से पहले पकड़ा जाए, और पेशेंट को प्रॉपर जगह पे रेफर कर दिया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है ताकि इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। मेरे और आपके ज़िम्मे इन द इनिशियल फेज जो मैनेजमेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, गुड ब्लड प्रेशर कंट्रोल और प्रॉपर फॉलोअप। ये काम हमारा है, जो हमें पेशेंट को समझाना है कि जनाब आली, इनका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल हो, इनकी शुगर अच्छी कंट्रोल हो, यहाँ तक कि ये नौबत ही ना आए कि ये माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकें, ये नेफ्रोपैथी गुर्दे का मसला डेवलप कर सकें, ये रेटिनोपैथी आंखों का मसला डेवलप कर सकें, ये न्यूरोपैथी पाँव की मसाइल आएँ जो कि पाँव कटने तक बात पहुँचे। दुनिया के बेस्ट मुल्कों के अंदर
जहाँ पे उनका प्राइमरी केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, जहाँ पे रेफरल अच्छा है, उन लोगों ने ब्लाइंडनेस में कमी कर दी, उन लोगों ने पाँव कटने के अंदर एम्पुटेशन रेट को नीचे लेके आ गए और उन्होंने डायलिसिस रीनल फेलियर को कम कर दिया। क्यों? इसलिए उन्होंने अर्ली डिटेक्शन कर ली, जल्दी पेशेंट को पकड़ लिया। देखिए, पेशेंट क्लिनिक में आता है, मेरा और आपका काम खाली उसको दवा देना नहीं है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग मैनेजमेंट करनी है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, अर्ली डिटेक्शन करनी है, जल्दी इसको पकड़ लेना है, जल्दी वो पकड़ में आ जाए ताकि हम जल्द से जल्द उसका इलाज कर सके। और एक अहम चीज इसका रेफरल है कि आँख के डॉक्टर को जल्दी भेज दें, गुर्दे के डॉक्टर को जल्दी भेज दें, पाँव के डॉक्टर को जल्दी भेज दें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां से प्रॉपर मैनेज होके आ जाए, फिर पेशेंट दोबारा आपके पास आ जाए, फिर आपकी ट्रीटमेंट के अंदर चलता रहे इसी तरह इंशाल्लाह और चीज़ें कंट्रोल होती रहे। तो एक अच्छी बात जो बस खत्म करते करते कि तमाम की तमाम कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो माइक्रोवेस्कुलर हो, चाहे वो मैक्रोवेस्कुलर हो, डायबिटीज़ की, वो प्रिवेंटेबल है अच्छे ग्लाइसेमिक कंट्रोल के साथ, अच्छे मेटाबॉलिक कंट्रोल के साथ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, शुगर कंट्रोल हो, डिसलिपिडीमिया, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो चिकनाई है उसको काबू में रखें, स्मोकिंग के सेसेशंस हो, तंबाकू पान इसको भरतुल इम्कान इसको अवॉइड करना है, हेल्दी एक्टिविटीज़ हो, तो हम डायबिटीज़ पहली कोशिश तो ये हो कि हो ही ना, अब अगर हो गई है तो डायबिटीज़ प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्रॉपर तरीके से मैनेज की जाए, प्रॉपर पैरामीटर्स फुलफिल किए जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और अगर लामहला डायबिटीज़ के साथ कॉम्प्लिकेशन का होना ही है तो कॉम्प्लिकेशन को अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए ताकि उसका प्रॉपर सद्देबाब किया जा सके। सो द प्रोग्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई एक दफा, तो यस, अगर आप डेवलप हो भी गई है, पेशेंट आया आपके पास, तो आप अपनी ट्रीटमेंट से इस कॉम्प्लिकेशन को हॉल्ट कर सकते हैं। कब? अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। जैसे कि मैंने बताया नेफ्रोपैथी के अंदर अगर अभी गुर्दे माइनर डैमेज हैं तो वो एएस और एआरबी से आपकी प्रोटीन यूरिया जो प्रोटीन्स आ रहे हैं वो रिवर्ट हो जाएंगे, वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप ट्रीटमेंट इनिशिएट जल्दी कर दें। तो बस आज के टॉपिक का मैसेज यही है कि आप जल्दी कॉम्प्लिकेशंस को देखें, इनको अर्ली डिटेक्ट करें और अगर मुमकिन हो सके तो जितनी जल्द हो सके इनको प्रॉपर जगह पे रेफर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर भी कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर में मुलाकात होती है।